नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। अभी हम पेपर सॉल्व करेंगे 30 अगस्त को। आज 30 अगस्त है और 30 अगस्त को यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यूपीपी का, और शिफ्ट ये है जो है फर्स्ट वाली, इसके हिंदी के पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट है हिंदी का पेपर। तो डायरेक्ट 95 पे पहुंचते हैं और हाँ, ये 95 नंबर से। तो आज का पहला क्वेश्चन था, ये जो सेट मिला है इसमें 95 नंबर क्वेश्चन था। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो मैंने कई बार आपको बताया है, पिछले जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे थे तो वहाँ पर बार बार बताया था कि जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, चाहे वो व्यास सम्मान हो या साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो इन सबके विजेता कौन हो, उनकी रचनाएं कौन है, किस वर्ष दिया गया, ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा। तो इनके जो ये व्यास सम्मान 1992 का है वो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को मिला है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो परितोष बनेगा, परिहार होगा, और परिजन, परिताप। तो इसका परिहार सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। परिहार का मतलब छोड़ना होता है या त्याग देना। कौटिल्य का विलोम बताना है, कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है, तो आर्जव बी वाले ऑप्शन में है, तो 97 का बी सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें प्रति उपसर्ग है, डी वाला ऑप्शन सही है। बैलगाड़ी शब्द में समास बताना है, तो बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास होता है, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो 99 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है गद्यांश पर, गद्यांश है। तो एक बार ही हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से पूछा गया है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? तो शस्त्रास्त्र बनाने का कारण क्या है ये देखना है एक बार। और आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, इनका कारण, ठीक। और अगला है गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो ये एक हिसाब से शीर्षक आप कह सकते हो। और एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो एटम बम की शक्ति का अनुभव ये देखना है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो शस्त्रास्त्र बनाने की प्रेरणा और अनुभव कैसा रहा वो, और विनाशकारी युद्ध होते क्यों हैं, और शस्त्रास्त्र बड़े बड़े देश क्यों बना रहे हैं। चलिए एक बार हम अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी। तो चलिए प्रेरणा ये पूछा गया है, आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? तो इसमें है अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के, पारस्परिक भय के कारण। तो चलिए एक बारी, ये डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, पढ़ते हैं इसको फिर सॉल्व करते हैं। प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। तो इसमें यही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, तो पारस्परिक भय के कारण ही बना रहे हैं। आगे देखते हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा, इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। अधिकांश जनता और संपत्ति और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। देश महामारी और भुखमरी फैल जाती है। दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन सही है 101 में। इस गद्यांश का मूल कथ्य आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो इसमें से आपको बताना है। चलिए इसमें डायरेक्टली एक बार इसको और देखेंगे हम, फिर 102 नंबर करते हैं। एटम बम की अपार शक्ति का अनुभव कैसे हुआ? जापान में भयंकर जो विनाश लीला हुई, इससे जापान की अजय शक्ति पराजय से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा, अमेरिका की विजय। तो ये डायरेक्टली लाइन आई हुई है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 नंबर। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका, जापान के विनाश ने, अमेरिका की विजय ने, बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने। तो चलिए इसमें देखते हैं प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो यहाँ पर इस शक्ति की युद्ध कालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों को शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी। सभी भयंकर और सर्वविनाश शस्त्र बनाने लगे। तो इसमें सफलता वाला, युद्धकालीन सफलता, यही सफलता वाली लाइन लिखी हुई है। तो इसमें से देखते हैं अमेरिका की विजय ने, जापान के विनाश ने। तो अमेरिका की जो सफलता है वही है। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्योंकि लाइन देखिए, युद्ध में अमेरिका की विजय भी हुई है और जापान का विनाश तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो देखिए ये लाइन लिखी हुई है, इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने ये प्रेरणा दी है। तो जो सफलता थी उसको ज़्यादा नोटिस किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 102 नंबर। तो इसमें गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो आतंक और सर्वनाश का भय और विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़। तो इसमें भय ज़्यादा बेटर विकल्प मुझे लग रहा है क्योंकि एक मिनट, इसमें लाइन आई नहीं है, एक बारी पैराग्राफ फिर से पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्तियों ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति पराजित कर दी। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इस हथियार का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालय में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग अनिवार्य हो गया है। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश अवश्य ही हो जाएगा, इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई है उसकी अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिसके प्रयोग व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ते हैं। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य करता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर है आतंक और विश्व विनाश का भय, यही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें शस्त्र की होड़ तो है ही है, युद्ध की विभीषिका इसमें बात इस बारे में भी कर रखी है, लेकिन इसका मूल क्या है, इसके जो विकल्प है वो खोजा जा रहा है निशस्त्रीकरण के लिए। तो आतंक और सर्वनाश का भय जो है उसी को दूर करने के लिए ये ज़्यादा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 तक हो चुका है। 105 से, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? तो इसके ऊषा राज हैं लेखक, लेखिका जो हैं। तो ऊषा राज हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो री घोष वर्ण है, घोष
अल्प प्राण घोष होते हैं समस्त स्वर, संयुक्त ह्रस्व स्वर, ओष्ठ। देखिए इसमें से दोनों विकल्प सही होने चाहिए। देखिए ये घोष भी लिखा हुआ है और री क्या है, स्वर है, और जितने स्वर होते हैं वो अल्प प्राण घोष होते हैं, तो इसमें घोष भी सही है, ह्रस्व भी सही है। चूंकि स्वर की बात कर रहा है तो स्वर ह्रस्व होगा, ठीक। अल्प प्राण या प्राणत्व वगैरह की बात करते तो हम घोष वर्ण लगा देते, ठीक है। वैसे भी यहाँ इनको अघोष लिख देना चाहिए, घोष लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। निम्न अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। क्रिया बतानी है, शायद कल मीरा दिल्ली, और जाना बताना है, जाना क्रिया का कौन सा परिवर्तित रूप आएगा, और संभाव्य भविष्य काल में बताना है। जाती है ये तो भविष्य काल का होगा नहीं, जाएगी ये भी भविष्य काल का है, जाए ये भी भविष्य काल का है, जा चुकी ये भविष्य काल का नहीं है। तो अब जाएगी और जाए इसमें से कौन सा लगाएंगे, तो जाएगी हो जाएगा सामान्य भविष्य का, और संभाव्य का लगाएंगे तो जाए होना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय का भेद नहीं है। तो मैंने कई बार आपको बताया है अव्यय के 4 भेद होते हैं, संबंध बोधक होता है, विस्मय बोधक भी होता है, और परिमाण बोधक नहीं, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सी विकल्प है यही गलत है, तो परिमाण बोधक इसका अव्यय का भेद नहीं होता है। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म का सही अर्थ चुनना है, तो एक का मतलब गाड़ी यान हो जाएगा, और गहरी तो ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा 110 नंबर है, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो भ्रमर का मतलब होता है भावना, भौरा, और पंचसर, सहचर और निशाकर, मधुकर। मधुकर मतलब भौरा होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्याग पत्र के लेखक त्याग पत्र के जैनेन्द्र कुमार हैं, बी वाला ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी कहलाती है, तो वो सहायक क्रिया कहलाती है, जो मूल क्रिया के समय का बोध करवाती है, साथ ही साथ उसका अर्थ स्पष्ट करती है। इन सभी के बारे में डिटेल में प्रेरणार्थक, नाम बोधक और नाम धातु क्रिया ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कर्ता पर किसी की प्रेरणा की समझी जाए या किसी के कहने से कर्ता कोई काम करे। नाम बोधक संज्ञा सर्वनाम इनसे विशेषण आदि से बनी होती हैं क्रियाएं। नाम धातु या नाम बोधक एक ही है, ठीक है। बरवे छंद ये सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग के होते हैं, तो अपवाद देखिए लिंग में सभी में मिलेगा, हालांकि ज़्यादातर देखें तो वो पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ये सब पुल्लिंग है। छोटी ई, बड़ी ई ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, री स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर सारे का, खा, गा, घा ये सब क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं, तो पुल्लिंग ही होगा इसमें, चूँकि अपवाद सभी में मिलते हैं। लिंग वाले चैप्टर में ज़्यादातर यही होता है कि लिंग निर्धारण का कोई नियम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नियम लिखे जाते हैं कि कुछ शब्दों को छोड़ करके बाकी शब्द पुल्लिंग हैं, या कुछ शब्दों को छोड़ करके बाकी शब्द स्त्रीलिंग हैं, तो वही चीज़ क्वेश्चन में लिख रखी है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर। इसमें दे रखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे टाला ना जा सके, तो इसका अर्थ मतलब हो जाएगा जिसे टाला ना जा सके, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, अनिवार्य हो जाएगा। जिसे टाला ना जा सके उसका अनिवार्य होता है। अगला है 116 नंबर, घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष जो होता है अघोष और सघोष, तो इसमें पहला और दूसरा अघोष होता है। वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो इसमें से का, खा ये दूसरा नंबर का है, चा पहले नंबर का है, पाफा, बाबा, माँ पांचवें नंबर का है, टा, ठा ये दूसरे नंबर का है, तो इस तरीके से माँ वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। तो छत से ईंट गिरी, तो इसमें देखिए जब किसी अलगाव की स्थिति आए तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, तो 117 नंबर में ए ऑप्शन सही है। 118 नंबर, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो पत्र का अनेकार्थी पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार आपको बताना है, तो ये यमक,
अनुप्रास, रूपक और श्लेष। तो यमक, अनुप्रास और श्लेष ये शब्दालंकार हैं, रूपक जो हो जाएगा अर्थालंकार हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तो कौन सा वाच्य होता है? तो कर्ता के अनुसार जब होगा तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अगर कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य होता है, और अगर क्रिया अपने आप में मतलब किसी के अनुसार नहीं, क्रिया प्रधान ही वाक्य होता है तो उसको भाववाच्य बोलते हैं। कहावत में प्रत्यय, तो आवत प्रत्यय हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। अद्भुत रस, इसका विस्मय होता है, स्थायी भाव बताना था। निम्नलिखित वाक्य में मुहावरे का अर्थ बताना है। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, तो इसका ये बी वाला हो जाएगा, मखमली जूते मारना। मिथ्या आडंबर की कौन सी लोकोक्ति है? तो छटाक चून चौबारे रसोई, छीके कोई ना कटावे कोई, छोटा मुंह बड़ी बात, छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छटाक चून चौबारे रसोई। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 125 नंबर में बताना है। राहुल क्या सोच रहा है? ये सही लिखा हुआ है। राहुल क्या लिख रहा है? ये भी सही लिखा हुआ है। राहुल क्या कर रहा है? ये भी सही है। राहुल क्या जा रहा है? ये गलत है, तो यही वाला आपको बताना था, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वच्छ का पर्यायवाची बताना है। पंकिल, पंकिल मतलब कीचड़ युक्त होता है। नीरज, नीरद ये सब, हाँ निर्मल हो जाएगा। अनाज का पर्यायवाची, अनाज, चाह, सस्य, सलील और रूपा, तो इसका सस्य हो जाएगा। कृषि के संदर्भ में भी सस्य का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा, तो इसमें क्रिया विशेषण तेज हो जाएगा, बाकी पहला, बुद्धिमान और मीठा ये सब विशेषण हैं। मुख दर्शन, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, मुख का दर्शन। 8 कनौजियन 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो 8 कनौजियन 9 चूल्हे का मतलब अलगाव की स्थिति होती है। सी वाला ऑप्शन 130 में सही हो जाएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक शब्द है तत्सम, ठीक, तत्सम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आज का आपका पेपर था। ये 37 प्रश्न थे। तो मुझे लग रहा है कि ये वाली शिफ्ट में पिछले के मुकाबले थोड़ा आसान प्रश्न आए हैं, तो वो देखना है आपको। और जितने बच्चों का पेपर है आगे आने वाले समय में, वो थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ को, और पेपर का मतलब लेवल क्या है, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रख करके और उस चीज़ को नोटिस करके जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक बार आप ज़रूर पढ़िए और फिर देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का पेपर, और सभी को आगे आने वाले पेपर के लिए शुभकामनाएं। लगे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।